नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के प्रमुख यात्रा वृत्तांतकार पंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित निबंध तिब्बत के पथ पर, इसके वाचन का और वाचन के साथ ही इसके व्याख्या पक्ष का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम तिब्बत के पथ पर निबंध के सारांश को देख सकेंगे। सारांश के साथ ही इसके महत्वपूर्ण अवतरणों के व्याख्या पक्ष का अवलोकन कर सकेंगे और व्याख्या के साथ साथ तिब्बत के पथ पर अवतरणों की व्याख्या के साथ उसमें निहित साहित्यिक सौंदर्य का भी संक्षिप्त मूल्यांकन कर सकेंगे। आज का पाठ जिसमें कि तिब्बत का पथ एक निबंध है, इसके वाचन के साथ ही मैं इसका व्याख्या पक्ष भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि प्रस्तुत निबंध महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा विरचित तिब्बत के पथ पर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने तिब्बत की यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। तिब्बत यात्रा में उन्होंने नेपाल से गुजरते हुए वहां के लोक जीवन तथा लोक व्यवहार का सजीव चित्रण किया है। इस यात्रा में उनके साथ तमंग तरुण और बौद्ध भिक्षु लामा आदि सहयात्री थे। मार्ग में अनेक प्रकार के नमक व्यापारी भी मिले। उन्हें इस यात्रा में अनेक प्रकार के वन, वनस्पति, पशु, पक्षी और विभिन्न भाषा भाषी वेशधारी लोग भी मिले। वे अपने साथियों सहित पर्वत घाटियों को पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए तिब्बत में प्रवेश करके प्रसन्न हुए। राहुल सांकृत्यायन जी अपने प्रस्तुत निबंध में लिखते हैं कि आज 14 मई सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही शौच आदि से निवृत्त हो मैंने तमंग तरुण से साथ चलने को कहा। उसे पके खेत को काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी। अंत में मैंने उसे तात पानी तक ही चलने के लिए कहा। तात पानी एक जगह है, स्थान है। उसके मन में भी न जाने क्या ख्याल आया और वह चलने के लिए तैयार हो गया। तब तक 8 बज गए थे। बूंदें भी कुछ हल्की हो गई थीं। मैंने सबसे विदा ली। गांव से थोड़ा मक्खन तो न मिल सका, सत्तू लेकर हम चल पड़े। मालूम हुआ हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहां मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था। यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफी चौड़ा था। इन रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते थे। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए चलता है। यात्रा के लिए चलते समय किस तरह से वह तैयारी करता है, किन लोगों को साथ लेता है, उन सभी का विधिवत वर्णन प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने करने का प्रयास किया है। आगे राहुल जी लिखते हैं कि 6 घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। मोटी जंजीरों में बंधे कुत्तों के कान के पर्दे फाड़ना शुरू किया। गृहिणी ने कुत्तों को दबाया, तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए। बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर किसी के घर में पालतू जानवर हैं, विशेष रूप से कुत्ता, तो फिर वह अनभिज्ञ लोगों को देखकर आवाज़ करना शुरू कर देता है। तब तक वह आवाज़ करता है जब तक कि उसके मालिक आके उसको शांत नहीं करते या फिर अनभिज्ञ व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं देते। आगे राहुल जी लिखते हैं कि डेरा क्या था? चटाइयों से छाया हुआ एक झोपड़ा था, जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछौने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। जामू, जामू क्या है? गाय और चमरे मृग से उत्पन्न मादा। जामो
दुही जा रही थी, गृहपति लकड़ी के छोटे बर्तनों में दूध दूह दूह कर लाता था। गृहपत्नी चारा तैयार कर रही थी। इस देश में दूहने के वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज अवश्य रखनी होती है। गाय के दूध निकालने की यहाँ पे बात का वर्णन कर रहे हैं। डेरे के एक कोने में लकड़ी का बड़ा बर्तन छाछ से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पसंद की। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, इसका कुछ भी ठीक ठीक पता नहीं था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। आगे लेखक यात्रा के लिए प्रस्थान करता है और यात्रा करते समय जिस प्राकृतिक परिवेश को वह देखता है उसका वर्णन लेखक करते हुए कहता है कि विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बहुत ही सुहावना मालूम होता था। लेखक तिब्बत के पथ पर था, जहाँ चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सुषमा अपने चरम वैभव, चरम उत्कर्ष के रूप में थी, और वो वातावरण अनायास लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसका वर्णन करते हुए राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं या फिर लेखक लिखते हैं कि विशालकाय वृक्षों के बीच रास्ता बड़ा सुहाना, यानी कि अर्थात बहुत ही सुंदर मालूम होता था। जंगली पक्षियों के मधुर स्वर कर्णगोचर, कर्णगोचर अर्थात कानों को सुनाई पड़ रहे थे। जंगली पक्षियों के स्वर हमको शहरों के अंदर, हमको गांवों के अंदर नहीं सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम शहर की आबादी से दूर किसी प्राकृतिक परिवेश की तरफ चलते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक सुषमा है, जहाँ पे जंगली जीव जंतु पशु पक्षी पूरी निर्भीकता के साथ वे विचरण करते हैं, वहीं पर उनका वह कर्णप्रिय स्वर, कर्णप्रिय संगीत भी सुनाई देता है। मेरे साथ भोटिया भाषा अच्छी तरह जानता था। उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। दोनों बीच बीच में भोटिया में बात करते, कभी स्ट्रॉबेरी चुनते, कभी जोंकों से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। ऊपर कहीं कहीं गांव भी मिलते थे। यह सभी गांव यल्मो लोगों के थे। सारा गांव सफेद ध्वजाओं का जंगल था। जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तब हम वहाँ पे देखते हैं कि अक्सर वहाँ पे पताकाएं नज़र आती हैं, छोटे छोटे ध्वज की तरह हमको नज़र आते हैं। ये पताएं क्या हैं? ये उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उनके धर्म का प्रतीक है, उनकी मान्यता का प्रतीक है। आगे लेखक कहता है कि गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रख परिक्रमा करते चला करते। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती, तब भी उसकी लंबी परिक्रमा तो हो ही जाती, या भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती। मानी अर्थात वहाँ की एक मान्यता है, जिसको कि वहाँ के लोग बहुत ही भली भांति मानते थे, उसको स्वीकार करते थे। इसके साथ ही वे कहते हैं कि और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है, अर्थात कि जो भी मानी की परिक्रमा करता है, उसकी परिक्रमा को पूरी करता है, उसकी यात्रा करता है, तो ऐसी वहाँ की मान्यता प्रचलित है कि ऐसा करने पर व्यक्तियों की जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर रंग भी ताजा ही लगा हुआ था। ऊपर कह चुका हूँ, यल्मो लोगों के लामा धर्म बहुत जागृत हैं और वह खाने पीने से भी खुश हैं। 1 बजे के करीब हम डांडे के किनारे पर आए। वहां से हमें दूसरी ओर जाना था। एन ला दर्रा पर बड़ी मानी थी। दूसरी ओर पहुंचते ही सीधी उतराई शुरू हुई। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ और गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए। जितना हम नीचे जाते थे उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी अब चलने में कमज़ोर न था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्द लौटना था, इसलिए हम बहुत ही तेज़ी से उतर रहे थे। तंबू के कितनी ही गांवों को पार कर निचले हिस्से में गोरखों के गांव मिले। यहाँ मकई एक एक बालिश्त उगी हुई थी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुंच गए। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही रहता था, किंतु उसे एक भोटिया लामा से क्या लेना था। पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में भी अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी। 5 बजे के बाद थकावट महसूस
होने लगी थी। हमने सवेरे ही सवेरे निश्चय कर लिया कि पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया, साथी ने भात बनाया। रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांवों और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिले, अर्थात ऐसे पहाड़ अब जहाँ पे वृक्ष नहीं थे, केवल पथरीले पहाड़ी पहाड़ थे। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया और अब हम काठमांडव से कुत्ती जाने वाले रास्ते पर थे। यह रास्ता ऊपर ऊपर से जाने वाला है, नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत ही गर्म है। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें एक घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, इसलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर चल रहे थे या नमक पीठ पर लादे पीछे लौट रहे थे। अर्थात नमक का मौसम था, जिस कारण जो रास्ते में जो यात्री दल मिला, जो लोग मिले, वो या तो नमक को लेने के लिए जा रहे थे या फिर वो नमक को अपनी पीठ के ऊपर वहां से ला रहे थे। 2 बजे के करीब से उतराई शुरू हुई। अब भी हम शरबों की बस्ती में थे। यल्मो लोग भी शरबा भोटियों की एक शाखा है। यहाँ शरबा भोटिये दार्जिलिंग तक बसते गए हैं। शरबा का मतलब है पूर्व वाला। एक शरबा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। विश्वास हो चला शायद पीछे ही हैं। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ कि डुक्मा लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। मेरा उनका झगड़ा तो था नहीं, सिर्फ जातीय स्वभाव के कारण उन्होंने मेरी उपेक्षा की, अर्थात जातिगत भावना के कारण उन्होंने लेखक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। सभी लोग पनिता को देखकर प्रसन्न हुए। उस रात को वहीं रहना हुआ। गांव तमगो का था। तमगो एक प्रकार की जाति, जहाँ पे तमगो जाति के ही लोग रहते थे। ये लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुक्पा लामा ऐसे बड़े लामा के लिए कोई उनको श्रद्धा नहीं थी। दाम देने पर भी मुश्किल से चीज मिलती थी। मेरे दिल में अब पूर्ण शांति थी। कुल्लू के रिक्चन साथ थे। डुक्पा लामा का शरीर बहुत भारी था और चलने में वे बहुत कमजोर थे। यहाँ पे एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अक्सर लाफिंग बुद्धा देखे हैं, तो उसी तरह की एक कदकाठी, उसी तरह की एक वेशभूषा को यहाँ पे बताने का लेखक ने प्रयास किया है। आगे लेखक लिखता है कि डुक्पा लामा का शरीर बहुत भारी था और चलने में वे बहुत कमजोर थे, इसलिए बीच बीच में उनको ढोने के लिए 2 आदमी साथ ले लिए थे। हमारी जमात में 4 लामा और 4 गृहस्थ थे, यानी कि लेखक के साथ में जमात में, उनके झुंड में, उनके संग में 4 लामा और 4 गृहस्थ, यानी कि जो गृहस्थ जीवन यापन करते, जिनका अपना परिवार है, ऐसे लोग कुल मिलाकर 8 लोग थे। इस प्रकार हम सब मिलाकर 8 आदमी थे। सवेरे फिर उतराई शुरू हुई। यहाँ नदी पर लोहे का झूले वाला पुल था। आम रास्ता होने से यहाँ चट्टी पर दुकानें थी। आम मीन्स आम जन का रास्ता होने के कारण, एक सामान्य रास्ता होने के कारण अब यहाँ पे लेखक को कुछ दुकानें भी मिलनी शुरू हुई। खाने की और कोई चीज़ तो नहीं मिली, हाँ आग में भुनी हुई मछलियाँ अवश्य मिली। चढ़ाई फिर शुरू हुई। शाम तक चढ़ाई चढ़ते हम तमगो के बड़े गांव में पहुंचे। वहां रात बिता गुरु को ढोने के लिए 2 आदमी लेकर फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा अभी और पार करना पड़ा और तत्पश्चात लेखक ने उतराई शुरू करी। अंत में लेखक लिखता है कि अंत में हम काली नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम काठमांडव से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए। सड़क पर नमक वालों का मेला सजाता हुआ मालूम होता था। अब हम शरबा लोगों के प्रदेश में थे। 18 मई को हम काली नदी के ऊपर भाग शरबों के एक बड़े गांव में ठहरे। साथियों ने बतलाया कि कल हम नेपाल की सीमांत चौकी को पार करेंगे। सीमांत में जो उसके सीमा के अंत में चौकी लगती, जो बिल्कुल आखिरी चौकी है, कल लेखक उसको पार करने वाला था। इस यात्रा में और लोग तो थुक्पा सत्तू से खाने का जो सामान है, सामग्री है, इस यात्रा में और लोग तो थुक्पा और सत्तू से काम चला लिया करते थे, लेकिन मेरे डुक्पा लामा के लिए भात भात अर्थात चावल बना करता था। कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता, कभी भुनी मछली का झोल मिल जाता था। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडों की भरमार थी।
हमने 40-50 अंडे खरीदे और रात ही सबने मिलकर उनको चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी सरोकार अर्थात इन सब चीज़ों से कोई भी वास्ता, इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैंने इस यात्रा में मांस का परहेज छोड़ दिया। अर्थात इस पंक्ति से यह एहसास होता है, यह स्पष्ट होता है कि इस यात्रा से पूर्व लेखक मांसाहार नहीं करता था, वह उससे परहेज करता था। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसने मांसाहार का परहेज त्याग दिया, अर्थात वह मांस इत्यादि लेने लगा। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं थी। लड़कपन अर्थात अपनी युवा अवस्था में लेखक इस प्रकार का सेवन करता था, लेकिन तत्पश्चात उसने छोड़ दिया। लेकिन आज जब वह इस यात्रा को कर रहा है, तिब्बत के पथ पर चल रहा है, उसकी यात्रा पर चल रहा है, तब उसने पुनः इस आहार को ले लिया, अर्थात वह पुनः मांसाहार का प्रयोग करने लगा। आगे वह लिखता है कि उस रात को मैंने यल्मों में लिखे कुछ कागजों को जला दिया। मैंने सोचा कि तात पानी में कोई देखभाल न करने लगे। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे धीरे नदी की धार की ऊंचाई के साथ साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ते जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सभी जगह जंगल तो नहीं था, किंतु नंगा पर्वत कहीं नहीं था। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुंचे। गर्म पानी का चश्मा होने से इसे तात पानी कहते हैं। गांव में नेपाली चुंगी घर और डाकखाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी, डर रहा था। तुम मधेश का आदमी कहाँ से आया तो नहीं कहेगा, अर्थात तुम मधेश व्यक्ति कहाँ से यहाँ पर आ गए हो, कोई ऐसा कहेगा तो नहीं। हमारे लामा पीछे आ रहे थे। चुंगी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बतला दिया, तीर्थ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। रिचन ने कहा, अब हो गया ना काम खत्म। उसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि फौजी आगे हैं। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आगे है। थोड़ी देर में लामा भी आ गए। इस वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर एक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा, फिर चल पड़े। आगे एक ऊंचे पर्वत बाहु से हमारा रास्ता रुक सा गया। नदी की धार भी किधर से होकर आती है नहीं मालूम पड़ता था। अब मेरी समझ में आया कि क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे है। वास्तव में यह सामने ही महान पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। नीचे से जाने वाली पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर से रोक लेते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम सब वहां पर पहुंच गए जहां रास्ते में पहरे वाला खड़ा था, अर्थात पहरा दे रहा था। पहरे वाले ने सबको रोक लिया, बैठाया, फिर हवलदार साहब को बुला लाया। यही वह असली जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। मैं अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया कि हम लोग करोड़ के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी ही देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू कर दिया, यानी कि हर एक व्यक्ति की वह पूरी पहचान वहां पे दर्ज करने लगा, अंकित करने लगा। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे मैं अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता। क्यों? क्योंकि लेखक अंदर से घबरा रहा था। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी भी बारी आई। रिचेन ने कहा कि इसका नाम खुनू चवड़ है। सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। शाम करीब थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाओ और देखो कि उनको तकलीफ बिल्कुल भी न हो। हम लोग उसके साथ अगले गांव में गए। रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा अर्थात रहने का स्थान मिल गया। आज 19 मई। डुप्पा लामा ने देवता की पूजा प्रारंभ की। सत्तू की पिंडियों पर लाल रंग डालकर मांस तैयार किया गया। घी के 20 दीपक जलने लगे। थोड़े मंत्रों के जप के बाद डमरू बजने लगे। रात के 10 बजे तक पूजा होती रही। पीछे प्रसाद बंटने का समय आ गया। लाल सत्तू का प्रसाद मैंने भी पा लिया। मैंने इनकार नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। 2 घंटे में हम उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित्त यानी कि हृदय हर्ष अर्थात खुशी से भर उठा। सोचा अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली गई है। तो ये था तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा और इसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का उल्लेख किया।
जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है वह बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, वो बहुत ही भावानुकूल है और व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करने में पूरी तरह से समर्थ है। इसके साथ ही लेखक ने प्रस्तुत पाठ में तद्भव और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही जब वो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, गाँवों का वर्णन कर रहे हैं, व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो वो अपनी भाषा के माध्यम से उनका एक चित्र अंकित कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पे लेखक ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। संग में जब वो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जब किसी गाँव का, व्यक्ति का, जगह का, रास्ते का जब वो पूरा चित्र खींचते हैं, तो एक अनायास एक बिंब हमारे सामने बन जाता है। एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो जाता है, पूरा का पूरा एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे लेखक की बिंब योजना भी प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। चूंकि लेखक विवरण कर रहा है, हर स्थान का विवरण दे रहा है, तो जिस कारण यहाँ पे विवरणात्मक शैली भी हमको नजर आती है। तो ये था तिब्बत के पट पर यात्रा वृत्तांत का वाचन, और वाचन के साथ में हम लोगों ने इसके जो कुछ महत्वपूर्ण अंश बनते हैं उनकी हम लोगों ने व्याख्या का भी अवलोकन किया। तो आज की पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार है कि तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत का जो उद्देश्य है, इसका प्रतिपाद्य है, इसका सार अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय प्रश्न कि लेखक ने इसमें चरवाहों के डेरे के ऊपर प्रकाश डाला है, तो लेखक ने चरवाहों के डेरे के विषय में क्या लिखा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। साथ ही बौद्ध यात्री किसकी परिक्रमा करते हैं स्पष्ट कीजिए। तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत के आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी की भाषा शैली का अध्ययन कीजिए, उसको विधिवत लिखिए। तो बच्चों, ये थे आज के पाठ पर आधारित हमारे प्रश्न। अगली वर्चुअल क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।